करने जा रहे हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का हेडिंग 2.1, जिसका नाम है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया था एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी थे कौन? तो एरिस्टोक्रेसी एक तरह के रिच पर्सन थे। कौन थे? रिच लोग, मतलब सोशली एंड पॉलिटिकली यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ के जो सबसे अमीर आदमी थे, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें थी, वो कौन थे? एरिस्टोक्रेसी। पहला पॉइंट में इनके बाद में कुछ पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या बताया मैं? एरिस्टोक्रेसी कौन थे? जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें थी और सबसे ज्यादा वो पावरफुल थे सोशली एंड पॉलिटिकली। कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है, वो थे कौन? एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, मतलब पूरे यूरोप में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि हाँ हम बड़े बड़े हैं, ये दिखाने के लिए कौन सी भाषा बोलते थे? ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज क्यों बोलते थे? खुद को ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, जो एरिस्टोक्रेसी थे इनके शहर में तो घर थे, पर इनके गांव में क्या थी? बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी। जो एरिस्टोक्रेसी थे शहर में इनके घर थे और गांव में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी। तब तक मैं आपको 3 पॉइंट बताऊं कि एरिस्टोक्रेसी कौन थे। क्या बताऊं? सोशली एंड पॉलिटिकली ये सबसे अमीर व्यक्ति थे यूरोप के। ठीक है, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें थी। ठीक है, और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे खुद को ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए। ठीक है, और इनके शहर में क्या थे? मकान थे, और गांव में बड़े बड़े जागीरें थी, बड़े बड़े मतलब जमीनें थी। ठीक है, फिर क्या, ये जो थे एरिस्टोक्रेसी थे, ये एक दूसरे से मतलब एक एरिस्टोक्रेसी आपस में संबंध था। इनको कैसे संबंध था? क्योंकि ये आपस में ही शादी विवाह कर लेते थे। जैसे एरिस्टोक्रेसी में आपको पता है कि बहुत ज्यादा रिच होते थे। ठीक है, जब बहुत ज्यादा रिच होते थे तो खुद में मतलब एक एरिस्टोक्रेसी से दूसरे एरिस्टोक्रेसी के लड़के लड़की की शादी हो जाती थी, जिससे इनका धन भी दूसरे ग्रुप में नहीं जाता था और ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट भी रहते थे और ज्यादा इन लोगों में प्रेम भाव बढ़ता रहता था। ठीक है, और जो यूरोप था वहां पे एक तो नंबर में स्मॉल थे। क्या थे? नंबर में स्मॉल थे पर अमीर बहुत ज्यादा थे। नंबर में स्मॉल थे पर अमीर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बात ये हुआ कि नंबर में स्मॉल थे तो नंबर में ज्यादा कौन थे? तो वहां के जो किसान थे, यूरोप में जो किसान थे वो नंबर में बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो गरीब थे। और जो ये एरिस्टोक्रेसी है ये नंबर में कम है लेकिन अमीर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वेस्ट में इनके जो जमीनें थी, मतलब इसमें अभी आपको बताया हूँ, इनके शहर में घर थे, गांव में जमीनें थी, बहुत बड़ी बड़ी जागीरें थी। ठीक है, तो वेस्ट में इनके जमीनों पे टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स काम करते थे। टेनेंट्स मतलब होता है किराएदार। मतलब इनकी जो जमीनें थी वेस्ट में जो इनकी जमीनें थी वहां पे टेनेंट्स मतलब किराएदार और स्मॉल ओनर्स क्या करते थे? काम करते थे। ठीक है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में इनकी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, बहुत बड़ी बड़ी जागीरें थी, जिसपे सर्ब्स काम किया करते थे। सर्ब्स का हिंदी का मतलब होता है भूदास। बस आप सब समझिए, कौन काम करते थे? सर्ब्स काम करते थे। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी कौन थे? जो सोशली और पॉलिटिकली सबसे पावरफुल थे यूरोप में। फिर फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे खुद को हाई डिप्लोमेसी दिखाने के लिए। ठीक है, इनके गांव में जमीनें थी और शहर में घर था। फिर मैं क्या बताया हूँ, एक दूसरे से कनेक्टेड थे क्योंकि एक दूसरे से शादी कर लेते थे। ठीक है, और ये नंबर में स्मॉल ग्रुप में थे, ज्यादा में किसान थे, पीजेंटी थे। ठीक है, लेकिन ज्यादा पैसे वाले ज्यादा थे। ठीक है, और वेस्ट में इनके जमीन पर टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स काम करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में इनकी बहुत बड़ी जगह थी जिसपे सब काम किया करते थे। ठीक है, आप देखिए, ये देखिए हेडिंग क्या था? द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। आपको ये समझ में आ गया एरिस्टोक्रेसी कौन थी? समझ में आ गया एरिस्टोक्रेसी कौन थी? अब आपको मैं समझाऊंगा तो न्यू मिडिल क्लास ये कहां से आए? द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है,
द न्यू मिडिल क्लास। अब बात कहाँ की है, जब बात है 18th सेंचुरी की, कब की बात है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी मतलब 1700 की, ठीक है। बात है 18th सेंचुरी की, जब इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री बन रहे थे, ठीक है। जब बड़े बड़े फैक्ट्री बन रहे थे तो उसमें मजदूर काम करते थे, वर्कर्स काम करते थे। जब काम करते थे तो उनके पास पैसा आता था, पैसा आता गया तो भी धीरे धीरे बड़े होते गए, ठीक है। तो वही बने क्या, द न्यू मिडिल क्लास बने वही। कमर्शियल क्लासेस whose expense was built on the production of the market, यानी मार्केट के प्रोडक्शन पे की वजह से जिनका एग्जिस्टेंट है उन्हें हम द न्यू मिडिल क्लास बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। वही फ्रांस और जर्मन में 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसमें कौन कौन मतलब पैसे पाकर जो न्यू मिडिल क्लास बने वो कौन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, ठीक है। सब न्यू मिडिल क्लास थे, ठीक है। अब सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में 19th सेंचुरी तक, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में 19th सेंचुरी तक ये जो द न्यू मिडिल क्लास थे ये स्मॉल थे। लेकिन उसके बाद से 19th सेंचुरी थे, उसके बाद इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी और इनकी कुछ डिमांड भी हुई। जब ये मतलब पावरफुल हुए तो एरिस्टोक्रेसी थे, तो आप देख ही सकते हैं एरिस्टोक्रेसी कौन थे। तो ये जब इनके पास भी पैसा हुआ तो ये सोचे कि अब एरिस्टोक्रेसी की खात्मा होना चाहिए, एरिस्टोक्रेसी का खात्मा होना चाहिए और राजा महाराजाओं को भी खात्मा होना चाहिए, क्योंकि अब ये भी पावरफुल हो गए थे, क्योंकि इनके पास भी पैसा आ गया था। अब ये भी सोच रहे थे कि नेशनल यूनिटी बननी चाहिए, मतलब एक नेशन बनना चाहिए जिसको सबको इक्वल राइट मिले। अब ये सोचने लगे, जब इनके पास पैसा है अभी थोड़े थोड़े अमीर होते गए, ठीक है। ऐसे द न्यू मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस में आई, न्यू मिडिल क्लास ऐसे बना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको 2.1 समझ में आ गया होगा, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।